नमस्ते दोस्तों। मित्रों, पेपर नंबर 5 में हम नाटक इस विधा की चर्चा हम कर रहे हैं। तो नाटक का अर्थ, परिभाषा, विकास किस तरह का रहा है, ये हमने देखा है। आज हम इस नाटक में, इस विधा में नाटक के तत्वों के ऊपर प्रकाश डालेंगे। तो नाटक के तत्व है कथा वस्तु, पात्र का चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल, वातावरण, भाषा शैली, वेशभूषा या प्रकाश योजना हो, रंगमंचयता हो, उद्देश्य हो आदि। तो विस्तार से इस तत्वों की चर्चा हम करेंगे। पाश्चात्य विद्वानों ने देश काल तथा शैली को विशेष महत्व दिया है, परंतु भारतीय आचार्यों ने अभिनय को विशेष रूप से न केवल ही महत्व दिया है बल्कि नाटक का चौथा तत्व उन्होंने माना है। तो पहले हम देखेंगे कथा वस्तु को नाटक ही कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे प्लॉट की संज्ञा दी जाती है, जिसका अर्थ है आधार या भूमि। कथा तो सभी प्रबंधात्मक रचनाओं की रीढ़ होती है, और नाटक भी, क्योंकि प्रबंधात्मक रचना है, इसलिए इसका कथानक इसका अनिवार्य है, होना अनिवार्य है। तो नाटक में कथा वस्तु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आज का नाटककार अपने कथानक के लिए प्राचीन ग्रंथों का इतना आश्रय नहीं लेता जितना अपनी कल्पना शक्ति का। सारांश यह है कि आज नाटककार को वस्तु की मौलिकता का अपेक्षाकृत अधिक आग्रह रहता है। कभी कभी तो वह ऐतिहासिक पुस्तक की 2-4 पंक्तियों के आधार पर ही पूरे नाटकों की रचना करता है। आज के नाटककार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने विषय से पूर्ण परिचित हो। विशेषतः ऐतिहासिक नाटककार से तो आशा और भी अधिक अपेक्षित होती है। नाटक का कथानक ऐसा होना चाहिए जिससे प्रेक्षकों को उसे समझने में कोई कठिनाई न हो। कथानक के लिए अनिवार्य है सुसंबद्धता। नाटक में एक पल भी गंवाना नहीं होता। कथानक की तीव्रता सफल नाटक के लिए अनिवार्य गुण है। उसकी घटनाएं रुक रुक कर नहीं चलती, अपितु तीव्र वेग से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। पाश्चात्य आचार्य संघर्ष को नाटक के प्राण के रूप में वे स्वीकार करते हैं। संघर्ष के अभाव में नाटक के पात्र प्राणहीन कठपुतलियों के सदृश वे प्रतीत होते हैं और कथा वस्तु शुष्क एवं नीरस हो जाती है। आज के नाटकों की कथा वस्तु सामाजिक, राजनीतिक, समस्यामूलक और ऐतिहासिक तथा पौराणिक आदि के रूप में वह विभाजित की जाती है। नाटक का दूसरा भाग जो है वह है पात्र एवं चरित्र चित्रण। नाटक में नाटक का अपने विचारों, अपने भावों आदि का प्रतिपादन पात्रों के माध्यम से होता है, अतः नाटक में पात्रों का विशेष स्थान होता है। आज के नाटकों में चरित्र चित्रण को विशेष महत्व दिया जाता है। पात्रों की मानसिक और भावात्मक परिस्थितियों के चित्रण द्वारा उसकी आंतरिक और बाह्य वृत्तियों को प्रकाशित किया जाता है। चारित्रिक उत्थान पतन, मानसिक उतार चढ़ाव और विभिन्न भावों और आदर्शों का चित्रण उसमें पर्याप्त मात्रा में होता है। साथ ही वह पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को स्वयं प्रकाशित नहीं करता। वह तो नाटककार अपने पात्रों के विषय में स्वयं कुछ नहीं कहता, वह कथा वस्तु, घटनाओं और कथोपकथन द्वारा पात्रों के चरित्र का उद्घाटन वह करता है। नाटक में 3 प्रकार के चरित्र चित्रण हो सकते हैं। आगे देखा जाए तो कथोपकथन हो, या उसे हम संवाद कहते हैं। कथोपकथन द्वारा जब पात्र आपस में वार्तालाप करते हैं, संवाद करते हैं, तब हम पात्रों की बातचीत के ढंग से उनके परिचय का अनुमान लगा सकते हैं। जब वे एक दूसरे के विषय में स्वयं दूसरों की सहायता
दूसरों की चारित्रिक विशेषताओं को वे प्रकाशित करते हैं। इस कथोपकथन में स्वगत कथन होता है। स्वगत कथन भी चरित्र चित्रण की एक उत्कृष्ट प्रकार है। एकांत में जब मनुष्य अपने आप को सोचता है, अपने मन के विचारों को अभिव्यक्त करता है, तो स्वयं ही अपनी चारित्रिक विशेषताओं को प्रकाशित करता है। कार्यकलाप जो हो, इसमें कार्यकलाप मनुष्य के चारित्रिक विशेषताओं के उद्घाटन का प्रमुख साधन है, क्योंकि हम मनुष्य की उच्चता नीचता का अनुभव उसके कार्य द्वारा ही कर सकते हैं। संवाद, उसमें वाचिक अभिनय के लिए अंतर्गत यह आता है। पाश्चात्य नाट्यशास्त्र में संवाद महत्वपूर्ण रहता है, तत्व महत्वपूर्ण रहता ही है, जिसमें सर्वश्राव्य संवाद हो, यानी सभी को सुनाने हेतु वह सफल हो। अश्राव्य संवाद, इसे स्वगत का आत्मकथन कहा जा सकता है। इसी कारण यह सबके सब सुनने के योग्य नहीं होते। पात्र के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उनकी अभिव्यक्ति के लिए इस तरह के संवादों की योजना की जाती है। स्वगत को दर्शक सुन सकते हैं। नियम श्राव्य संवाद इसमें दिए जाते हैं। यह संवाद कुछ इस तरह का होता है कि जैसे नाटक में स्थित कुछ पात्र तो सुन सकते हैं, पर कुछ और भी पात्र होते हैं जो सुन नहीं सकते। संवाद द्वारा चरित्र चित्रण के लिए यह आवश्यक है कि संवाद पात्रों की परिस्थितियों के अनुकूल ही हो। यहाँ संवाद लंबे और विस्तृत नहीं होने चाहिए, उन्हें सुनकर पाठक ऊब न जाए। यह ध्यान में रखना चाहिए कि संवाद का अभिनय से भी संबंध है। संवाद अभिनय के लिए उपयुक्त होना आवश्यक है, इसलिए संवाद तत्व पाश्चात्य नाट्य तत्वों में महत्वपूर्ण है। आगे देखा जाए तो देश काल वातावरण अगला तत्व जो है वहाँ आ जाता है। देश काल वातावरण में नाटक की कथावस्तु जिस देश और काल से संबंधित हो, उसी के अनुरूप सारा वातावरण होना आवश्यक है। यदि कथावस्तु पौराणिक है तो वह उसी समय के माहौल में प्रयुक्त होनी चाहिए। उस समय की भाषा हो, उस समय की वेशभूषा, उस समय के आभूषण, यहाँ तक कि सभी मान्यताएं भी उसी काल से संबंधित हो, सुसंगत होनी चाहिए। देश और काल के अनुरूप वातावरण निर्मिति का ध्यान ऐतिहासिक नाटक में अधिक रखना होता है। यह सब इसलिए जरूरी होता है कि नाटक किसी को हास्यास्पद न लगे। वैसे देश काल के अनुरूप चित्रण वाला यह तत्व केवल नाटक के लिए ही नहीं, बल्कि साहित्य की सभी विधाओं के लिए विचारणीय है। नाटक को व्यर्थ चर्चा, आरोप, महत्व की दृष्टि से तुच्छ होने और सकारण हास्य का विषय बन जाने से बचना है। पात्रों के व्यक्तित्व में स्पष्टता तथा वास्तविकता लाने के लिए देश काल तथा वातावरण महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रत्येक युग की, प्रत्येक देश की अपनी संस्कृति होती है, अपने रीति रिवाज होते हैं, अपने रहन सहन होते हैं, अपनी वेशभूषा होती है, जिन्हें उसी रूप में यहाँ चित्रित करना चाहिए। देश काल हो और वातावरण का चित्रण नाटक की कथा को अधिक विश्वसनीय वह बना देता है। तो हमने पाश्चात्य नाटक के कुछ तत्वों को हमने इस भाग में देखा है। अगले भाग में बचे हुए तत्वों के साथ हम फिर से इस मुद्दे को लेकर आपके सामने आ जाएंगे। तब तक के लिए आज यही रुकते हैं।